नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस मणिपुर पर, जिस पर ढेर सारे अपडेट्स हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी। पहले बाहर की बात करें। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने की जांच सीबीआई को दे दी गई है। वीडियो शूट करने वाला गिरफ्तार हो चुका है, मोबाइल भी जब्त हो चुका है। वीडियो कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया और किस इरादे से किया, सीबीआई इसकी भी जांच करेगी। हिंसा के कई मामले पहले से सीबीआई के पास हैं। पूरी सुनवाई मणिपुर से बाहर असम में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी मणिपुर पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि चीफ जस्टिस छुट्टी पर थे। मणिपुर में जमीनी हालात सुधर रहे हैं। सरकार कुकी और मैतेई के बीच 6 राउंड चर्चा करा चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ज्यादा है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन मणिपुर हिंसा पर सियासत आज भी सामान्य नहीं हो पाई। विपक्ष ने संसद में आज भी हंगामा किया और दोनों सोमवार तक स्थगित हो गए। विपक्ष की मांग थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा हो और प्रधानमंत्री जवाब दे और तब तक कोई दूसरे बिल वगैरह पास ना हो। सरकार ने कहा चर्चा से कोई भाग नहीं रहा, सुनने का मादा रखे और तारीख का इंतजार करे। संसद में विपक्ष ने मणिपुर पर पोस्टर भी लहराए, जिस पर बहसबाजी भी हुई। विपक्ष ने INDIA अलायंस कल से 2 दिन के मणिपुर टूर पर भी जा रहा है। उसके नेता वहां का जायजा लेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन देंगे। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने संसद के बाहर भी बयान दिए हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो RSS BJP की नफरत की राजनीति का नतीजा है। जब इस तरह के आरोप लगे तो दूसरी तरफ से नेहरू का जिक्र भी निकल आया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि मणिपुर में आज जो हो रहा है उसके बीज 1960 में नेहरू ने ही तो बोए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने और समझने की नसीहत दे डाली। तो आज की बहस में मणिपुर के वर्तमान पर बात करेंगे और इतिहास में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। 20 और 21 पर और 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त कर दो। प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं, डरते खुद तो जा नहीं रहे और अब इंडिया के सारे घटक गल जाएंगे। यहाँ 1960 में नेहरू ने फिर जमीन के बारे में एक कानून लाया। वो कानून आज ये स्थिति पैदा कर दिया। ये सारी जिम्मेदार कांग्रेस है। इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर जाएगा, वहाँ के समाज के सभी घटकों से चर्चा होगी। अरे भाई जाएं ये लोग, तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहाँ जहाँ जाना जाए। जब विश्वास नहीं तो वार्ता नहीं हो सकती और बिना वार्ता के शांति नहीं हो सकती, बहाली नहीं हो सकती शांति की बहाली। जा रहे हैं ना, जाने दो। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो सीबीआई को जांच देना सौंपना 80-85 दिन घटना को हो गए, जब से मणिपुर जल रहा है। वहाँ सरकार क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं की गई? इतना मन के बात बोलने वाले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मणिपुर की बात नहीं बोल रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। संसद के अंदर क्या हो रहा है और संसद के बाहर क्या हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जो कि अजीत पवार गुट के NCP के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल जी TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत के शर्मा जी आपसे। आज आपके एक सांसद ने फिर नेहरू जी को घसीट दिया कि इस पूरे हालात के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये उठता है, जब 9 साल से आप सरकार चला रहे हैं, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, यहां भी आपकी सरकार है, तो नेहरू पर दोषारोपण कितना उचित है? नहीं, देखिए, जब आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से दीपक जी ये चर्चा तो आएगी कि ये जो विवाद है पूरा वहाँ पर, क्योंकि वो विवाद जो बनी है, आपको इसकी हिस्ट्री जानकारी में है ही है, आप तो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि अभी एक हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद से वहाँ पर ये जाति संघर्ष बढ़ा है। लेकिन ये संघर्ष के ये जो पूरी समस्या, ये जो मुद्दा मिला है, ये तो विरासत की मिली हुई चीज़ है, जिसको हम समझ आज जो है 2017 के बाद आने के बाद हम वहाँ उसको काफ़ी स्तर तक
पिछले 6 सालों में हमने वहाँ कुछ ऐसा हंगामा नहीं होने दिया। बाद में एक आर्डर के बाद ये हुआ है, लेकिन जब इतिहास खुलेगा तो फिर तो सारी परतें खुलेंगी ना, और उसके हिसाब से वो भी खुलेंगी। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आज कांग्रेस और विपक्ष बहुत कुछ चिल्ला रहा है वहाँ को लेके, मणिपुर को। हम तो चर्चा करना चाहते हैं सदन में, और दोनों सदन में चाहते हैं, लेकिन इनको हम उस दिन याद भी तो ये दिलाना चाहेंगे कि 2000 से लेके 2014 के बीच इसी मणिपुर में 991 मौतें हुई हैं, और 2010 से 17 के बीच में हर 30 दिन से लेके 139 दिनों का वहां ब्लॉकेज रहा है। पूरा मणिपुर कट जाता था जो है भारत से। वहां पेट्रोल कितना, 2011 की घटना आपको याद है होगी, मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री उस समय। मनमोहन सिंह जी के मुंह से एक बयान नहीं निकला, ना सोनिया गांधी के मुंह से एक बयान आया। 139 दिनों तक मणिपुर जल रहा था। उसकी का इतिहास एक और यादी, क्योंकि आज आपने कहा कि इसके इतिहास पे भी चर्चा होगी, तो मैं उस पर थोड़ी रोशनी इसीलिए डाल रहा हूं कि 1993 नरसिंहा राव जी की सरकार, यहां पर 350 गांव उजाड़ दिए गए और लगभग 750 लोग मारे गए नागा कुकी के, और 9 महीने तक यह नरसंहार मणिपुर के अंदर चलता रहा। यही कांग्रेस की सरकार थी, चुप्पी बांध के बैठी रही, कुछ नहीं बयानबाजी उस समय होती थी, और उस समय इनको नहीं लगता था कि मणिपुर में यह हिंसा हो रही। मैं मानता हूं आज जो वहां हिंसा हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी, जैसे ही घटना हुआ मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर उनको कंट्रोल किया। आज वहां लगभग जो है स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई, जैसा आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया। तनाव जरूर है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई है, इसमें हम कोई दो मत नहीं, लेकिन आप यदि देखेंगे तो ये पूरी देर जो हमको विरासत में मिली, जिसको हम निपटा रहे हैं। आज पूर्वोत्तर राज्यों में क्या क्या नहीं होता था, आज कितने वहां हमने समझौते किए। तो इस तरह से आप देखें तो ये पूरा जो विवाद है इसका जड़ शुरू से आता है, लेकिन हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन आज जो आप इतना जो उछल रहे हैं कि इतना कुछ हो गया, आप प्रधानमंत्री जो शब्द आ रहा है वो बोल रहे हैं, कोई लिमिट आपने नहीं छोड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तो आपको एक आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। 9 से 91 मौत यहां नहीं होती है दीपक जी, और एक ही घटना में 750 9 महीने तक मणिपुर जलता रहे और यहां मुंह बांध के लोग बैठे रहे, तो ये भी कोई यानी ऐसी कोई घटना नहीं थी। तो आज यदि ये स्थिति बताना चाहते हैं तो हम इनको सदन में आईना भी दिखाएंगे। हम सदन में पूरी तरह हम जो है बहस करना चाहते हैं, और पहले दिन से हम कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन अपना जो है आक्रोश भी व्यक्त किया, क्रोध भी व्यक्त किया, और सारी चीजें उन्होंने कही कि जांच भी होगी और जो है जो दोषी है उनको हम सजा भी देंगे। इसके बावजूद सदन के अंदर में माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बोला, संसदीय से उसने अपने मंत्री जी ने कहा, पीयूष गोयल जी ने कहा, ये 176 में जो है राज्यसभा में बहस भी तय हो गई, स्पीकर ने रूलिंग भी दे दिया उसके अंदर। लेकिन आपके अंदर, इन विपक्षियों के अंदर इस घटना को लेकर कोई संवेदना नहीं है दीपक जी। इनका मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ। उनसे अरे भाई किस तरह प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, ये वहां का आंतरिक मसला है, ये आंतरिक सुरक्षा का मसला है। आप विषय उठाएंगे, पूरी चर्चा होगी, और कंसर्न मिनिस्टर जो है उसका जवाब देंगे। होम मिनिस्टर पूरे देश के होम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, या जो भी वहां पर जो चर्चाएं होंगी, लेकिन इनको अपना शिफ्ट करना नहीं, इसमें नहीं करेंगे, उस धारा के अंतर्गत करेंगे। यहां पर पहले प्रधानमंत्री भाषण, अरे प्रधानमंत्री जिस दिन बोल देंगे उसके बाद आप चर्चा क्या करोगे, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई उसके बाद तो चर्चा हो ही नहीं सकती संसदीय उसमें। जब आप ठीक है, आप ले आए अविश्वास प्रस्ताव, हम उसका भी सामना करेंगे, और निश्चित तौर से जो मैंने अविश्वास प्रस्ताव में भी कह रहे हैं, तो वो भी कोई सोनिया गांधी के घर के कानून से तो देश का संसद चलेगा नहीं दीपक जी। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 10 दिन का समय होता है, ठीक है, उसके बीच में स्पीकर सबसे कंसल्ट करते हैं। छोटे छोटे जवाब रखे, ज्यादा इसीलिए पूरा स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपके बहस में सुविधा हो। ठीक है, अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, भैया नया नैरेटिव बीजेपी ले आई जगन्नाथ सरकार जी के हवाले से कि जो कुछ हुआ, नेहरू जी ने जो 1960 में कानून बनाया उसके चलते मणिपुर की पूरी समस्या है नगा कुकी और मैतेई के बीच की। देखिए, देश की हर समस्या का समाधान ये इतिहास से प्रतिशोध लेकर निकालते हैं। इनके मंत्री महंगाई बढ़ जाए तो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार है, मणिपुर हिंसा की आग में झोंक दिया जाए तो कहते हैं कि नेहरू जिम्मेदार है। आइए मैं ले चलूंगा
मणिपुर की गली में आपको, जानिए मणिपुर की वेदना और उसके ताप को। चीख निकली भी तो होठों में घुट कर रह गई, वो छटपटाई निर्वस्त्र होकर फिर ढह गई। ये मैं उस महिला का जिक्र कर रहा हूं जिसके पति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कारगिल पर, सीमा पर तैनाती दी है। एक 80 वर्ष के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को निर्ममता पूर्वक जला दिया गया। दीपक जी, 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स वहां लूटे गए हैं। इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री हैं वो 25 मई से गुहार लगाते रहे, प्रधानमंत्री जी मेरा घर जला दिया जाएगा, घर जला दिया गया। उद्योग मंत्री का घर जला दिया गया। दीपक जी, मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री को इस बात का समय है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हुए गर्व नहीं करती थी, मैं भी गर्व करता था कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे, दोनों सदनों को, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मगर मेरे प्रधानमंत्री को समय नहीं है कि मेरी पार्लियामेंट में आकर एक बार मणिपुर के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दे, उसका समाधान यहां पर दे दे। मेरे प्रधानमंत्री के पास समय है कि वो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगा ले, वो फ्रांस जाकर मैक्रोन को गले लगा ले, लेकिन मणिपुर के मेरे साथी भाई बहनों को गले लगाने का मेरे प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री के पास यह सुविधा है अपनी सत्ता की भूख भारतीय जनता पार्टी की मिटाने के लिए कि कर्नाटक में 2 मुख्यमंत्री बदल दे, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दे, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल दे, मगर मणिपुर के वो मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर आरोप वहां के उनके खुद के विधायक लगा रहे हैं कि ये जो हिंसा है ये राज्य की प्रायोजित हिंसा है, उस पर कोई एक्शन भी ले ले। वहां की पुलिस अधिकारी एफिडेविट हाई कोर्ट में देती है कि ड्रग माफियाओं को बचाने का काम वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मगर मेरे देश के अपने प्रधानमंत्री उस घटना का संज्ञान भी नहीं लेना चाहते। दिल द्रवित हो गया। दीपक जी, मैं कैसे व्यक्त करूं? मेरे प्रधानमंत्री जी अभी ये कह रहे थे कि हमने अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया। अरे राज्यसभा में अगर हमने रूल 267 में आपको यह प्रस्ताव दिया है चर्चा का, जिसमें वोटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, तो आपको क्या तकलीफ है? लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव भारत के संविधान आर्टिकल 75(3) जिसमें सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है, तो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है रूल 198 के तहत। दोनों सदनों में अगर विस्तार से चर्चा हो तो प्रधानमंत्री के पास वक्त है कि वो गुजरात में, वो राजस्थान में रैलियों को संबोधित कर दें। 7 दिन से अधिक हो गए, एक दिन सदन नहीं आए प्रधानमंत्री जी। आकर कहते, ढांढस बंधाते मणिपुर के लोगों को और सारे दलों को कहते कि आइए सब साथ मिलकर हम समाधान निकालते। 80 दिन हो गए, बताइए ना कितने दिनों तक ये वेदना सहता रहेगा देश? और ये पहला अवसर नहीं है। जब भी देश को आवश्यकता होती प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, तभी मुंह खोलते जब अपने राजनीतिक दलों की रैलियों को संबोधित प्रधानमंत्री जी को करना है। अगर वो दिन भर झंडियां दिखाने का समय उनके पास है तो क्यों इन समस्याओं के समाधान का समय उनके पास नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह नहीं करेंगे? क्या तकलीफ है अगर प्रधानमंत्री जी आकर सदन में बोल दे तो भारतीय जनता पार्टी को? मुझे एक जवाब देना, जवाब के शर्मा जी। और मेरा बड़ा सीधा सवाल है भाई, ये तो जेन्युइन मांग है ना कि प्रधानमंत्री संसद में आए, इस पर बात करें, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें कहां दिक्कत है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इस विषय पर, लेकिन अभी कैसे झूठ बोला इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि 7 दिन संसद के हो गए, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, यानी उसमें नहीं आए। उस पर 7 दिन में पहले दिन कहां से बोले हो? क्या वो सदन में नहीं थे? पिछले 2 दिन से ही प्रवास पे गए हैं सदन के क्योंकि आप जब सदन नहीं चल रहा है वहां पर सदन, और आप बैठ के हंगामा हो अल्लाह कर रहे हो, बेल में नाच रहे हो, सड़क छाप अपना जो है चरित्र वहां प्रदर्शन कर रहे हो। जैसे कोई सड़क पे जो है नाचता है वैसे आप नाचते हो, वहां पर टेबल पे चढ़ जाते हो। यह आपकी प्रकृति बनी हुई है, यह आपकी संसद की मर्यादा है वहां की, जो आपके वहां के नेता करते हैं आपके लोग। ये स्थिति पर वहां पर जाए प्रधानमंत्री। अब दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि उनको पूर्वोत्तर के लोगों को गले लगाने की कभी वो नहीं पड़ी। अरे अभय जी, इतने 9 वर्षों में 50 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर का प्रवास कर चुके हैं। आपके भी नेता होते थे, मनमोहन सिंह, केवल फॉर्म भरने जाते थे, वहां से सांसद बन गए थे, फॉर्म भरने जाते थे, फिर दूसरी बार फॉर्म भरने गए। एक बार भी प्रवास किया पूर्वोत्तर का उन्होंने? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 से ज्यादा पूर्वोत्तर का प्रवास किया, एक नहीं कई उद्घाटन किया वहां पर जाके नई नई योजनाओं का। आज जो पूर्वोत्तर में जो विकास दिख रहा है वो केवल 9 साल में एनडीए सरकार के कारण से है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण से है। और अभी आप वहां बता रहे रायफल, अरे 2004 की घटना आपको याद नहीं? हजारों सीमा सुरक्षा बल के हजारों हथियार वहां लूट लिए गए थे, आपके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी उस समय। तो आप इस तरह की बातें करते हैं तो मैं कहता हूं पहले गिरेबान में जाके
कितने लोगों की हत्या हो गई, हजारों हजारों लोगों की आपके समय में, मात्र यूपीए के शासनकाल के अंदर में आपकी बोलती बंद रही। उस समय मणिपुर नहीं चल रहा था, उस समय मणिपुर पर कोई घटनाएं नहीं हो रही थी। और जहां तक निर्वस की आप बात करते हैं तो झारखंड में आपकी ही सरकार है ना, झारखंड में आपकी सरकार है, वहां पर एक महीने को पूरा निर्वस करके घुमाया गया। अभी 2 दिन पहले बुधवार के दिन 19 तारीख को वहां पर 2 महिलाओं को बाकायदा नग्न करके पेड़ में बांध के मार दिया गया। तब आपकी बोलती बंद रही। वो महिला नहीं है। यही पश्चिम बंगाल के अंदर में 2 महिलाओं को जो है बुरी तरह से अर्धनग्न करके मारा गया अभी 3-4 दिन पहले, तब आपकी बोलती बंद रही। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं थोड़ी ना है। यहां आपको राजनीति करनी है, आपकी संवेदना मरी हुई है, इसलिए आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आप विषय से भटकाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आपने पश्चिम बंगाल की बात कही, मेरे साथ मानव जायसवाल जी हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। पश्चिम बंगाल कई किस्से हुए हैं जब महिलाओं के साथ मानव जी अत्याचार हुए हैं और कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई सारी तस्वीरें सामने नहीं आई। इस पर क्या कहेंगे के शर्मा की बात पे कि मणिपुर के लिए तो आप चिंतित हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए चिंतित नहीं है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। के शर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आंकड़े उन्होंने दिए। भाई मोदी जी बड़े चिंतित हैं, 36 सेकंड का उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दे दिया, बहुत दुख हो गया, बहुत लोगों को संवेदनाएं उन्होंने दिखा दी। वो 36 सेकंड में उन्होंने सारा मणिपुर सम्मिलित कर लिया, पूरे मैंने आत्मदाह कर लिया। भाई ये मणिपुर है, 36 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 38 लोगों का इनका पार्टी बन रहा है अभी एनडीए, अब 36 तक अटक गए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप बोलना चाहते हैं कि मणिपुर से दूसरे देश की, दूसरे किसी प्रांतों की तुलना करी जाए, तो आप बोलना चाहते हैं कि आप मान लेना चाहते हैं कि मोदी जी फेलियर हैं, कि पूरे देश में अगर ऐसा चला तो इस इंसान को तो संग रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप नहीं चाहेंगे। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भाई मणिपुर जब जल रहा था प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा, प्रधानमंत्री तो पर्यटन में मंत्री है ना, वो तो अमेरिका गए थे, लेकिन वहां के एमएलए पहुंचे थे दिल्ली, इनके दरवाजे तक पहुंचे, इनके चौखट तक पहुंचे, इनके कदमों तक पहुंचे, लेकिन इन्होंने झटका दिया, इन्होंने उनसे बातें नहीं करी। ये बड़ी संवेदनाएं हैं के शर्मा जी, ऐसी संवेदनाएं पूरा देश देखना चाहता है। फिर आप आइए, उसी के बाद जिस दिन से ये वीडियो वायरल हुआ है और जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जब से संज्ञान लिया तब आप में खलबली मच गई। हम पार्लियामेंट चाहते हैं, आप पार्लियामेंट चाहते हैं क्या कि पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री वहां पे आए, संबोधित करे? अरे आपको तो गर्व होना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पार्लियामेंट भी जाता हूँ। भाई सबसे बड़े नेता है। मैं कलकत्ता में नहीं रहता बैठ के। अरे आप जाते हैं, हाँ, इसलिए बता दिया आपको। तो बोलिए पार्लियामेंट में आए और अपना भाषण पार्लियामेंट में ही होते हैं। आप क्यों पार्लियामेंट में ही होते हैं? नहीं भौंक क्यों रहे हैं? हम तो चुप हैं। भौंक क्या भौंक रहे हैं? झूठ भौंकने का काम आपको दिया हुआ है। बस देखिए, वो देखिए इस तरह आपका वही है भौंकने का चरित्र दिखा दिया। भौंकने का आपका चरित्र ये है, यही तो चाहता हूँ, जिस भाषा का उपयोग कर रहे हो। देश चाहता है आपका चरित्र, आपका चरित्र देखिए। अरे आपका चरित्र बहुत अच्छे से पता है सबको। बिस्किट, अरे दीपक जी भौंकने वाले बैठ के जाए, बाहर भौंकते रहते हैं, राज्यसभा में भी भौंकते रहते हैं लोग। बिस्किट दीजिए, समझ रहे हो? मानव जी, के शर्मा जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें प्लीज। नहीं, मैं इनसे कहिए अपना शब्द सही करें। नहीं, सम्मान बदतमीज आदमी को कहिए अपने। सम्मान कैसे होता है दीपक जी? मानव जी, आप थोड़ा आप देखिए क्या कह रहे हैं। मैं बंगाल में हूँ, मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, पर्सनल अटैक करते हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, पर्सनल अटैक आपने पूछा ना कि आप जाते हैं क्या शर्मा जी? आपने बोला था ना जाते हैं क्या शर्मा जी? देखिए क्या, अरे मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने बोला था कि भैया के शर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी है, बोलिए प्रधानमंत्री को जाकर पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए। आप एमपी हैं। नहीं, आपने कहा जाते हैं क्या? सब मैंने कहा मैं जाता हूं। नहीं, अरे मैं आपसे क्यों जाता हूं? अरे आपसे क्यों जाऊंगा? अरे आप जाइए, मना चाहिए, उससे हमारा क्या है? देश के सबसे बड़े चौकीदार बैठे हैं वहां पे, वो आपको घुसने ही नहीं देंगे। पहले घुसने देने के लिए बोलिए उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बताइए कि प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो आप नहीं बताएंगे। मैं बोलना चाहता हूं, पूरा देश बोल रहा है। ये जो 36 सेकंड का घड़ियाली आंसू था ना, ये पूरा देश ने देख लिया है। मुखौटा दर बदर गिरे जा रहा है। नया चीज करिए, नया शुरुआत करिए। कल हमारे ऑपोजिशन के लोग जा रहे हैं, इंडिया के लोग, बोलिए प्रधानमंत्री जी को लीड करें, सामने से जाएं, हम समर्थन देंगे उनका, पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा रहेगा। चलिए मणिपुर पे जायजा लीजिए, जाइए मणिपुर में, चलिए हमारे साथ, लेके चलिए अपने गृह मंत्री, लेकर चलिए अपने एमईए वाले को। बहुत अच्छे अंग्रेजी भाषा देते हैं, बहुत ट्रोल कर देते हैं, लेकिन ट्रोल देश में नहीं चलता है।
देश में प्यार चलता है, देश में समरसता चलता है, देश में अपनापन चलता है। देश को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आप में नहीं है। ठीक है, विश्व पटल में आप बोलना चाहते हैं कि देश बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। अरे कैसा बुला रहा है भाई कि हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि भाई $58 $85 हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि जो 400 रुपये सिलेंडर था 1200 रुपये हो जा रहा है? कैसा बुला रहा है कि जो 25 रुपये तेल हो सकता है 100 के पार हो रखा है? कैसा बुला रहा है कि भाई हम रशिया का यूक्रेन वॉर रोक देते हैं लेकिन मणिपुर में हम कुछ नहीं बोल पाते, हम मौनी धारी बन जाते हैं। अरे मौनी बाबा को बोलिए कि आइए पटल पे कुछ तो बोलिए, अरे कुछ बोलिए। 36 सेकंड से थोड़ा बढ़ जाइए, 38 सेकंड चले आइए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे देखिए ऐसा है दीपक जी, अभी मानव जी कह रहे थे कि पीएम वहां भाषण कहने देने से चुप भाग रहे हैं, चुप हो रहे हैं। अरे साहब, जब पीएम वहां भाषण देते हैं ना तो आप लोग सदन छोड़ के भाग जाते हो। 9 साल का इतिहास है दीपक जी, आप चाहे तो अपने उनसे लिखवा के दिखवा दीजिए। जब जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया सदन के अंदर, इनकी बखिया उखेड़ के रख दी और एक नहीं 1.5 घंटे भाषण दिया और ये छोड़ छोड़ के भागते हैं। सदन में इनकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं बनती कि ये लोग वहां सामने टिक जाए और वह भाषण भी सुन सके उनका। तो ये इनके करतूत है विपक्षियों के। और अभी ये कह रहे थे कि वो नेतृत्व करे। अरे हमने यहाँ सर्वदलीय बैठक की थी ना, आपके साथ ही किया था, इसी विषय पर किया था। सर्वदलीय बैठक भी हमने बुलाई थी। आज जिसको आप वो बना रहे हैं और अभी आप ज्ञान दे रहे हैं, जाना जाइए ना आप मणिपुर क्या, आप तो पाकिस्तान भी जाते हैं, वहां भी सहायता मांगते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए सहायता कीजिए। आप अमेरिका जाते हैं, वहां भी जो है प्रधानमंत्री का अपमान और देश का अपमान करके आते हैं, वहां भी सहायता मांगते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, सहायता कीजिए। चाइना से भी आप पैक्ट करते हैं, उनसे भी तो आप सहायता मांगते हैं कि भारत को, मोदी सरकार को हटा दो। तो ये तो आप कर चुके हैं, पूरे देश में कटोरा लेके मैंने आप मांग चुके हैं जाकर समर्थन, और लोगों ने आपको क्या दे दिया है ये भी हमें पता है। तो कटोरा लेके भागने मांगने वाले तो ये जो है तथाकथित नकली इंडिया वाले हैं, जो जाके घूम रहे हैं वहां पर समर्थन मांग रहे हैं, वो यहां पर मोदी जी को हटा देंगे। यही डिमांड करने आप जाते हो विदेश में, और केवल भारत को बदनाम करने के लिए जाते हैं आप लोग। तो इसलिए आप आइए सदन में, ठीक है ना, आपने अभी कहा है, आपने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, हम बिल्कुल बहस करेंगे, 100% करेंगे, और प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे और बोल के आपको जवाब भी देंगे, आईना भी दिखाएंगे आप लोगों को कि किस स्तर का जो है आपका पुराना भी जो करतूत रहा है और आज भी आपका क्या करतूत है। और जिस तरह से देश भर के अंदर अभी एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, जब पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को नग्न करके वहां पर उसके साथ अत्याचार हुआ, तब आपके जवान बोलती बंद है। ममता दीदी एक ले महिला मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री, क्या कहां हुआ, उनकी संवेदनाएं मर गई ममता जी की, जब एक महिला को वहां निर्वस्त्र घुमाया गया। अरे सैकड़ों वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार के घटना हुए, आज तक एक केस के ऊपर ममता का जवाब आया, ममता बनर्जी का। आज वहां 500 से ज्यादा हत्याएं हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर में, उसे तो मणिपुर से भी ज्यादा हिंसक बना दिया। 5-5 साल तक जलता रहता है पश्चिम बंगाल, और ममता दीदी की जबान नहीं खुलती वहां पर, और इसकी एक संवेदना नहीं आती। एक महिला मुख्यमंत्री है, अरे तो महिला मुख्यमंत्री में कभी संवेदना भी तो दिखे, ममता भी तो दिखे वहां पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, लेकिन कोई ममता नहीं है। केवल हिंसा, केवल हिंसा, महिलाओं के साथ बलात्कार। अरे छोड़ के भाग गई वहां से महिला जनप्रतिनिधि, चुनाव में झारखंड में जाकर शरण लेना पड़ा उन लोग को, अपने बच्चों परिवार के साथ में, जिसका संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया, मानवाधिकार समिति ने लिया, और क्या क्या नहीं कहा उसमें, महिलाओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हुआ है, लेकिन आज तक बोलती बंद है। जब भी आएगा हम लड़ेगा, अरे किससे लड़ेगा? उनसे अपराधियों से तो लड़ो, अपने अपराध से तो लड़ो, हिंसा से तो लड़ो, जो आपके नाक के नीचे होता है और प्रशासन के संरक्षण पर होता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उसमें कोई विपक्ष नहीं बोलेगा। अधीर रंजन चौधरी बोलते बोलते थक जाएंगे। कांग्रेस जो है उनका कॉग्निजेंस भी नहीं लेती, वो उनके प्रतिपक्ष के नेता है, उनकी कोई कीमत ही नहीं है कांग्रेस के अंदर में। अभी आप देखिए इसी पंचायत चुनाव में दीपक जी, अधीर रंजन चौधरी कितनी बार बोले, कितना बयान दिया उन्होंने, वो मैं ये कहता हूं वो भी हाईकोर्ट गए थे, लेकिन ऊपर जो है इलू हो रहा है कांग्रेस और ममता बनर्जी का, वहां इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता मर रहे हैं, लेकिन इनको दर्द ही नहीं है, अपने कार्यकर्ता के लिए मरने का दर्द नहीं है। अरे राजनीति तो है ना, नीचे गिरेंगे आपके नेता अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के नेता हैं, वो ममता के खिलाफ बड़े मुखर बोलते हैं, लेकिन चूंकि आपका, अब देखिए इंडिया बना लिया आप लोगों ने मिलकर टीएमसी के साथ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या आपको ये नहीं लगती कि भाई कलकत्ता में झगड़ा, दिल्ली में प्यार, बेंगलोर में प्यार, मुंबई में प्यार, ये क्या है? दीपक जी देखिए, कई बार लगता है मुझे कि जब देश बेबसी में होता है तो प्रधानमंत्री जी बोलें, मगर वो मौन रहकर अपना हित साध लेते हैं, और फिर जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनका बोलना इतना निष्ठुर और निर्लज्जता से भरा है कि उनका मौन ही उनकी मुखरता से अच्छा लगने लगता है। और यही हाल सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का है। जब हम एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो कितनी नफरत, नकारात्मकता, निराशा जाहिर करते हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा, किसी इंडिया के सदस्य ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट असम का है, 168। उसके बाद है हरियाणा का। उत्तर प्रदेश में 59,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। मर्डर और बलात्कार एक साथ जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज ये मसला है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल आवाज मुखरता से उठानी चाहिए। जिस दल को लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए उसके खिलाफ उठाए आवाज। लेकिन ये और गंभीर मसला है। ये समझते नहीं कि ये जो मणिपुर है, इसकी आग की चिंगारियां मिजोरम तक, मेघालय तक पहुंची है। और ये सामरिक दृष्टिकोण से भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी सीमाएं चीन और म्यांमार से लगती है। हम जानते हैं कि हमारे यहां जहां भी सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा वहां पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। हम इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी से पहले दिन से चाहते थे। 50 दिनों के बाद देश के गृह मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसका ये जिक्र कर रहे थे। उस हिंसा के बाद, उसके 80 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी ने आकर सदन के बाहर 2 शब्द कहे। और निराशा इसलिए हुई कि वो भी उन्होंने तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों के महिला अपराधों की बात की। प्रधानमंत्री जी, ये आपके मुखारविंद से ये शोभा नहीं दे रहा था उस दिन आपको चाहिए था कि मणिपुर की हिंसा पर न सिर्फ बोलें, हम एक्शन होते हुए देखना चाहते थे। हमको दुख इस बात का होता है कि देश में दंगे हो तब आप नहीं बोलते, पंडितों का कत्ल हो तब आप नहीं बोलते, मणिपुर हिंसा की आग में झोंक दिया जाए तब आप नहीं बोलते। तो आप प्रधानमंत्री फिर हैं किस लिए? हम सब लोगों के अभिभावक हैं। हमारी अपेक्षा है, आपके बोलने, आपकी आवाज में असर है। हम इसलिए कह रहे थे कि आप बोलिए वहां और एक्शन लीजिए। बड़ी बात यह है, वहां पर यह भी संदेश गया कि क्या भारत की सरकार ने आर्टिकल 355 इन्वोक किया। वहां सब समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। फिर बताया गया कि उसका नोटिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल 355 यह है कि अगर कुछ असामान्य परिस्थितियां किसी राज्य में होती है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की, तो सीधा हस्तक्षेप केंद्र की सरकार करती है। तो सदन में आकर प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या आर्टिकल 355 हमने इन्वोक किया या नहीं किया, क्या समाधान है। सामूहिक रूप से सब बैठेंगे। यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं है दीपक जी। सरकार गिराने की संख्या भी प्रतिपक्ष के पास नहीं है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात का प्रावधान किया था कि 50 सदस्य अगर हस्ताक्षर करके देंगे तो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा। यह अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी 267 और 184 लोकसभा और राज्यसभा में इन रूल्स के संदर्भित विषय पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो अविश्वास का प्रस्ताव है मणिपुर का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे सबके प्रधानमंत्री जी बोले, कुछ समाधान दें। अगर सत्ता से हम समाधान की अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और अगर हम सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, इंडिया के लोग, तो प्रधानमंत्री जी उसकी तुलना किससे करते हैं? आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन। अरे प्रधानमंत्री जी, एक आतंकी संगठन से आप प्रेरणा लेते हैं? आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से प्रेरणा लेकर संबोधित करते। आप संबोधित करते क्योंकि आपको पता है कि इस विचारधारा के लोग आजादी के पहले भी इंडिया के खिलाफ थे और आजादी के बाद भी इंडिया के खिलाफ हैं। आजादी के पहले इंडिया के खिलाफ इसलिए थे कि जिस क्विट इंडिया मूवमेंट का आपने जिक्र किया राजस्थान में, उस भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करके बर्तानिया के गवर्नर को दिया था। और किसके साथ? वो फजलुल हक के साथ, जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था। मैं भारी मन से ये बातें कह रहा हूं क्योंकि ये आपने बेवजह इन आरोपों को इंडिया के खिलाफ लगाया। प्रधानमंत्री जी, आज भी समय है। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की अपेक्षा आइए सदन में और उद्बोधन आपका दीजिए और एक समाधान दीजिए, एक रास्ता निकालिए। हम क्यों बार बार आग्रह कर रहे हैं? ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। और ये जो बात हमने कही है दोनों सदनों में हो, दोनों सदनों में चर्चा हो जाए। चर्चा से भी, अरे आप तो बहुत मुखरता से अपने भाषण देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर ही सही, तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके पढ़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मगर आइए सदन में और हम अपेक्षा करते हैं कि आप देश को एक रास्ता दिखाएंगे, एक समाधान देंगे, ताकि हम के शर्मा जी
के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सहयोगी ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं, उनका भी मैं एक वर्जन लेना चाहूंगा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, I.N.D.I.A इंडिया, क्या इसको इंडिया कहना चाहिए आपको लगता है? नाम से क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि नाम के साथ काम भी तो होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। देखिए, अभी जितनी बातें मैं सुन रहा था लगातार, एक बात तो पहले ये समझना होगा कि देश में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल है और अगर उनके आदरणीय गृह मंत्री जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ना हो और प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर निगाह ना रखे हों। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब तक उस पर कुछ बोलेंगे नहीं तब तक ये मानना, आप देश को ये समझाना कि प्रधानमंत्री जी की इस पर कोई रुचि नहीं है, मैं सोचता हूँ ये चीज़ बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निगाहें हैं और हम लोग सब जानते हैं कि मणिपुर का जो मामला है बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये बात सच है कि उसके ऐतिहासिक कारण है, एक लंबे समय से वो चीज़ आई है सामने, लेकिन ये भी बात अभी है कि वहाँ पर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर वो राज्य है, वहाँ की समस्याओं को देखने के लिए हम भारत के दूसरे राज्यों के हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो वहाँ जो केंद्र सरकार की जो भी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। निश्चित रूप से विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे पे बहस हो, बहस के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना बयान दे दें तो फिर बहस किस मुद्दे पे होगी? फिर इनके पास तथ्य क्या है? जब इनके पास तथ्य नहीं है तो पहले तो इनकी तैयारी ये करना चाहिए कि लोकसभा में इस पर चर्चा करें गंभीरता के साथ, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे जवाब? 2018 में भी तो विपक्ष एक प्रस्ताव लाया था, उस पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उस पर पूरी तरह से बहस हुई है। तो आज ये कहना कि सरकार नहीं चाहती है कि इसमें बहस हो, ये मैं सोचता हूँ नितांत गलत बात है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं INDIA पूरी तौर से गहराई से इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश में किसी भी स्तर पर अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है हम लोग उसका विरोध करते हैं, और खासतौर से महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अगर कोई हिंसा होती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके बिल्कुल साथ नहीं है। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उस हिंसा के कारण क्या है, उस हिंसा के पीछे लोग कौन है। खाली आरोप लगाना और ये कह देना कि हिंसा जो हो रही है उसके लिए एक पार्टी या एक कुछ लोग जिम्मेदार हैं, यह भी गलत होगा। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, CBI उसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद जो हकीकत है वो सामने आएगी और ये प्रक्रिया रही है। मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में नक्सलवादी आंदोलन कितना पुराना है और वो तो देश के अंदर है, देश के कई राज्य उससे प्रभावित है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकारें थी वो उन्होंने कोई नियंत्रण करने का काम नहीं किया? उन्होंने भी नियंत्रण करने का काम किया है, लेकिन एक समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक पहल की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है INDIA के लोग सिर्फ इसको एक राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। इनको निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि ये एक देश की समस्या है, ये था अभी मैं सुन रहा था कि देश जल रहा है, देश में पूरी तौर से अव्यवस्था है, अगर ये मानते हैं कि देश का ये ऐसा मुद्दा है तो इसमें इनको सकारात्मक पहल करनी चाहिए, सकारात्मक बात करनी चाहिए। मेरे को बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का आकर भाषण देना बड़ा जरूरी है, निश्चित रूप से वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले समस्या का समाधान भी तो करने में होना है, उसके लिए भी तो एक प्रक्रिया है, उसमें सबों को सहयोग देना चाहिए। ब्रजमोहन जी, आज तक आप जितनी भी डिबेट किया आपने प्रधानमंत्री को खूब खींचा, लेकिन आप आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि राजनीति कैसे बदलती है, ये भी अपने आप में मैंने हमेशा दीपक जी मैंने आदरणीय शब्द लगाया सबों के लिए, खाली प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं। मैंने आदरणीय राहुल जी के भी आदरणीय राहुल जी कहा है, मैं हमेशा आदरणीय शब्द का ही उपयोग करता हूं। और निश्चित रूप से आज हम लोग जब हमारी पूरी पार्टी आज NDA के साथ है तो उनके पक्ष की बात करना हमारा अपना दायित्व है, इसमें गलत क्या है? देखिए, हाँ, मैं भी इस बात को भी स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आपने जो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ही है, ये अजीत गुट नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ही है। तो शरद पवार किस तरफ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसके खिलाफ है? देखिए, आदरणीय शरद पवार जी हम लोगों के नेता हैं
और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है। आज भी हम लोग उनका उतना ही सम्मान करते हैं। इस मुद्दे पर वो थोड़ा असहमत है, इतनी सी बात है, पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ही है। इसको गुट में बांटना ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही है। अभय दुबे जी, राजनीति जो कराए वो कम, लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा। आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, आपको याद है 2018 का प्रधानमंत्री जी का भाषण कि 2023 के लिए भी तैयारी कर लो। अब ये ना हो कि यहाँ पर वो कह दे, तीसरी टर्म का तो दावा कर चुके हैं, वो कह दे कि अब 2028 की भी तैयारी कर लो अगले अविश्वास प्रस्ताव की। देखिए, उनको शायद इस बात का आभास होगा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो सरकार का आचरण यही होगा कि अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जाए। ये बात उनके अंतर्मन में कहीं बैठी होगी। प्रधानमंत्री जी के व्यवहार को आप ऑब्जर्व कीजिए। कर्नाटका के परिणाम के बाद कर्नाटका में जो बड़ी हार हुई है, जिसमें उनकी खुद की न दुखड़ा चला न मुखड़ा चला, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आर्टिकल लिखना पड़ा कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे मत लीजिएगा। ऑब्जर्वर में एक आर्टिकल लिखा था इनका। तब वो समझ गए कि एक दो ही रास्ते हैं। एक, उन्होंने टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी की सरकारों की गारंटी को, क्योंकि उनके अंतर्मन में ये बात है कि जो प्रतिपक्षी दलों की सरकारें हैं वो देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रही है। चाहे वो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना हो, बेटियों को 1500 रुपए 2000 रुपए महीना हो, अनाज की व्यवस्था हो, ये सब उनके अंतर्मन में एक बात है कि उनकी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ धन्ना सेठों का साथ दिया, गरीबों का नहीं दिया। तो एक वोट गारंटी को करते और एक दूसरा बड़ा आरोप उन पर लगाता भ्रष्टाचार का। कर्नाटका में सरकार, जैसे संतोष पाटिल ने आत्महत्या की, भाजपा के कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिख करके कि ईश्वरप्पा ने पैसे खाए, और प्रधानमंत्री जी ने ईश्वरप्पा से बात की, संतोष पाटिल के परिवार को फोन भी नहीं लगाया। तब उनके अंतर्मन में रहा कि ये मैं भ्रष्टाचार को एक अगर राजनीतिक मुद्दा बनाऊं और गारंटियों को, तो कोई समाधान निकल सकता है। तो वो ये बात मुखरता से कह रहे हैं। और ये जो मेरे साथी ब्रजमोहन जी मेरे अग्रज हैं, बड़े विद्वान साथी हैं, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए, दलों के लिए, इनके व्यक्तिगत टिप्पणी का आदी नहीं हूं मैं कि ये मन के छोटे दिल के खोटे, नोच लो इनके मुखोटे। जब तक ये मुखोटे नोचे नहीं जाएंगे ना, तब तक देश के सामने सच नहीं आएगा। 2 दिन पहले यही लोग खड़े होकर बात कर रहे थे कि कैसे मोदी सरकार ने देश को छिन्न भिन्न कर दिया, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हक छीन लिए, और आज महिमा मंडन करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत रूप से बड़े विद्वान और बहुत विचारवान व्यक्ति हैं, इनको समझ में जरूर आएगी। लेकिन खैर, ये राजनीति से परे, इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हम अगर सिर्फ चर्चा की बात भी कर दें तो ये मीन मेक निकालते हैं कि पहले प्रधानमंत्री बोल लेंगे फिर क्या रह जाएगा। अरे बोल लेते ना, 80 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी आकर सब लोगों को। आप जिस दिन 50 दिन बाद देश के गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, आप कहां थे? आपकी अमेरिका यात्रा निर्धारित की और सर्वदलीय बैठक निर्धारित की। आपको होना चाहिए था ना। हम शीर्षस्थ नेतृत्व से समाधान निकलते हुए देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मणिपुर जिस हिंसा की आग में जल रहा है, आपके विधायक कह रहे हैं कि सरकार ने हिंसा कराई। तब उन विधायकों पर या तो एक्शन लेते या वहां एक्शन लेकर स्थितियां ठीक करते। इतनी अधिक बर्बरता है, नृशंस हत्याएं हो रही है, और हमारे ही लोग, हमारे देश के आपस के लोग। तो एक सद्भावना का संदेश पहले दिन देना था। और जैसे राहुल गांधी जी गए वहां लोगों को गले लगाने के लिए, जैसे इंडिया के लोग जा रहे हैं वहां पर शांति की स्थापना के लिए, आपको भी जाना चाहिए था। सामूहिक प्रयास, बड़ा दिल तो यह होता कि सबको कहते कि हम लोग सब दल मिलकर वहीं बैठक करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ भारत की प्रगति और तरक्की में। आपने कहा ना भाई मुखौटे नोच लो, आपने कहा इनके के शर्मा जी के मुखौटे नोच लो, तो ये आप आम आदमी पार्टी और टीएमसी वाले भी आपके मुखौटे नोचते रहते हैं, जब मौका मिलता है नोच लेते हैं। देखिए, अब मैं भाजपा के लिए कहना चाहता हूं, और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा अभियान है। राज्यों में जहां प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मुखरता से, दृढ़ता से हम बात करेंगे। लेकिन आज देश बचाने की लड़ाई है, जिसको इंडिया मिलकर साथ लड़ रहा है। संविधान को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, किसानों के आमदनी को बचाने की लड़ाई है, रोजगार युवाओं के बचाने की लड़ाई है, महंगाई में। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेंगे कि एनडीए वाले और बीजेपी और पूरी एनडीए ये तो हार्ड वर्किंग है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है हार्डली वर्किंग है? नहीं, देखिए, सारे दल के लोग इंडिया के जो साथ आए, राजनीतिक दल के, वो इस मनोभाव के साथ आए
हम राज्यों के स्तर पर, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहता हूं, जितने ये आरोप लगाते हैं वहां लड़ाई लड़िए, हम सब मिलकर साथ लड़ें। जो भी सरकार अगर अपराधियों के साथ खड़ी होगी तो सबको लड़ना चाहिए। जैसे हाथरस में अपराधियों के साथ सत्ता खड़ी हो गई थी, जैसे उन्नाव में अपराधियों के साथ खड़ी हो गई। दोनों केस, मैं यही कहता हूं भाई दुबे जी, हाथरस का केस आपको पता है कोर्ट का डिसीजन आ गया है और कोर्ट ने उस मामले में बलात्कार माना ही नहीं है, पता है आपको, सॉल्व हो गया। उन्नाव के केस में कुलदीप सेंगर जो इनके नेता थे, आपकी पार्टी में भी घूम चुके हैं, सपा में भी घूम चुके हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। वहां पे उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, हमारे मध्य प्रदेश जैसे नहीं है, वहां अदला बदला चलती रहती है। मुझे बताइए कब तक एक जैसा नैरेटिव? दीपक जी, कोर्ट के केसेस को उठा के देखिए, आप हाई कोर्ट का केस देखेंगे अगर कुलदीप वाला, तो उन्होंने कहा पोस्ट टू पिलर वो भागती रही। आपने इतने दिनों तक मुख्यमंत्री को कहने के बाद एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे थे, तब हाई कोर्ट ने कहा कि क्या सारे अपराधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं आप कि विवेचना के बाद गिरफ्तारी करेंगे? देखिए हाथरस में भी यही हुआ, हाथरस में पुलिस ने नहीं माना, लेकिन सीबीआई ने बाद में जब एफआईआर दर्ज की तो उसमें बलात्कार को माना, लेकिन तब तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ बहुत कुछ घटित हो चुका था। ठीक है, के जी आपका जवाब। देखिए दीपक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। दो बार आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया, बहुत झूठे बातें इन्होंने इसमें की है टीवी में। पहली बात तो मैं अभय दुबे से पूछना चाहता हूं, जब 2011 में 120 दिन तक मणिपुर जलता रहा, 2011 के पहले 139 दिन तक मणिपुर जलता रहा, तब सोनिया गांधी के मुंह में दही क्यों जमी थी? मनमोहन सिंह जी के मुंह में क्यों दही जमी थी? राहुल गांधी को उस समय यहां से मणिपुर जाने में शर्म आ रहा था, तब गए थे राहुल गांधी। आज राजनीति करने गए हैं वहां पर, उस समय क्यों नहीं गया जब वहां पर 1000 से ज्यादा मौत हुई यूपीए सरकार के दौरान, जो 10 साल के अंदर, तब आपकी बोलती बंद थी? क्यों बोलती बंद आपकी थी? प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, ये बोल दीजिए, ये बता दीजिए, सारी बातों के कारण प्रधानमंत्री नाराज है और वो नहीं बोलेंगे। अभय जी, मैंने नहीं बोला था। ये कह दीजिए बात सुनिए आप कि पीएम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 1962, 2011 ये सारे आप उदाहरण दे रहे हैं। आज जो अभी ज्ञान आप बांट रहे हो यहाँ पे, अपने गिरेबान में झांकिए, पहले गिरेबान में झांकिए आपने। दीपक जी, अब इनको बंद कराइए अभय जी को। अच्छा, अभय जी सुन लीजिए ना, आप पूरे देश को बंद करा देना चाहते हो आप तो, कि ताकि कोई विरोध का असर ही ना हो। आप तो प्रखर वक्ता है साहब, आपने तो बहुत कुछ बोला अभी, किसने बंद कराया आपके मुंह को? हाँ, तो आप फिर अब मैं बताता हूँ, मतलब इसीलिए क्योंकि अब आप बदतमीजी में उतर आए, बदतमीजी करने लगे, मैं अभ्यास नहीं बोल के मेरे। आप ये बताइए, ये जो सारे कारण मुझे बोलना पड़ रहा है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? नहीं, आप शांति रखिए, आप शांति रखिए, मैं अभी बोलता हूँ। तो मैं इनका इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि तब इनकी आवाज नहीं खुलती थी दीपक जी, जब वहां पर 4 से 9 महीने तक हिंसा हुई और हजारों लोगों की मौत हुई, तब इनकी जबान नहीं खुलती थी, तब इनको दर्द नहीं, तब मणिपुर इनका हिस्सा नहीं था। आज तो हमारे गृह मंत्री जी 2 बार वहां गए, बकायदा उन्हें 3 दिन उन्होंने रहे, 21 दिन तक हमारे गृह राज्य मंत्री वहां रहे, सारी बातें हैं। और अभी अभय जी एक बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो निर्लजता की तरह लगता है। अरे जनाब, थोड़ा गिरेबान में झांकिए। आपके नेता ने की बदजुबानी के कारण से वो सजा याफ्ता हो गए, संसद से सदा उनकी सदस्यता चली गई है। षड्यंत्र जो आपके सबसे बड़े नेता है, उनकी निर्लजता, उनकी बयानबाजी से, कि वो उनके अपशब्द बोलने से हुंकार भरेंगे उसको तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाती है, इसलिए डरते हैं। सदस्यता छीन ली, उनका साहस छीन पाओगे क्या? उनका हौसला छीन पाओगे क्या? अरे बंद सदस्यता छीन सकते हो तुम, उनका हौसला नहीं छीन सकते। अरे तो सजा याफ्ता हुए, लड़ेंगे वो दृढ़ता से। देश के न्यायालय ने सजा दिया, सत्ता के अन्याय के खिलाफ, बदतमीजी में दिया, अरे बदजुबानी के कारण दिया। अरे वो देश पूरा जान रहा है निर्णय क्या हुआ। इसके बाद मैं दूसरे विषय पे आता हूं। अभी इन्होंने कहा कि साहब हमारी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। अरे साहब, आप तो जब आतंकवादी मारे जाते थे तो सोनिया गांधी मुझे आंखों से आंसू बहते थे, वो तो बाटला हाउस कांड में रोती थी। मुझे एक शो में जाना है, अनुमति दीजिए दीपक जी। और दूसरा कि हमने आतंकवादियों से तुलना नहीं की। ठीक है भाई जी, अगर आप मुझे पूरा बात करने दीजिएगा दीपक जी, आपने बहुत उनको समय दिया है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, आपको मैं बोलने से नहीं रोक। मुझे एक शो में जाना है। अब दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि हमें जो है वो, हम तो भारत को स्वतंत्र करने वाले विचारधारा। अरे आपका जन्म कैसे हुआ है?
अभय जी आपको पता है, आप तो हिस्ट्री की अच्छी जानकारी रखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि देश को भुलावे में ब्रिटेन की कंपनी, उसने अपने साथ नाम जोड़ा इंडिया, कि देश की जनता गुमराह हो कि ये इंडिया की कोई कंपनी है, और यहां वो आकर जो है अपना व्यापार किया। उसने एक राजनीतिक संगठन बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एवं ने स्थापना की। तो आपके तो जो जनक हैं, कांग्रेस पार्टी का जनक अंग्रेज है, वो ब्रिटिश कंपनी है। आपके तो वो लोग पूर्वज हैं, और आप बताते हैं कि हमने देश को स्वतंत्र कर दिया और हमने ये कर दिया। आपने तो ऐसा की उनके पैसों पर, इन कांग्रेसियों ने तो, जो स्वतंत्रता कराने वाले थे वो तो शहीद हो गए, और उन्होंने जो भूमिका निभाई उसका तो नाम तक नहीं लेते आप लोग। दूसरी बात, यूपीए से इंडियन कर लेने से दीपक जी, नाम बदल लेने से कोई डीएनए चेंज नहीं होता दीपक जी। ये यूपीए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कलंक था, जो पूरी तरह कलंकित हो चुका था भ्रष्टाचार के मामले पर, और इनको सर्व जाएंगे कैसे, वो लोगों ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडियन रखा, इसलिए कि देश को भुलाव में ला सके। इंडियन कौन है? 140 करोड़ देश की जनता, वो इंडियन है। ये 20-25 भ्रष्टाचारी चोर जो बैठे हैं, जो चोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ सजा याफ्ता है, कोई जेल से बेल पर है, ये इंडियन है, ये इंडियन है। मैं जवाब ले लेता हूं। बुलावा करने के लिए कहते हैं। हो गया नाम बदलने से इनका डीएनए नहीं बदलने वाला, और इंडियन कहने से कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता अच्छे से जानती है कि एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में भारत इस तरह विकास कर रहा है, और दूसरी तरफ इन भ्रष्टाचारी है जो कि इस देश के विकास को रोकना चाहते हैं और किसी तरह जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कल एक प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इंडिया वाले जो है ना, आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, ए डाउट, और साथ में ये देश वाले नहीं, ये केस वाले हैं जो मिल गए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना दीपक जी, जब आप बुलाते हैं तो भैया मोनोलॉग मत चल रही है। अरे यहाँ पे और भी प्रवक्ता सर, वो इंडिया के दूसरे बोल रहे थे ना, इंडिया से ही अभय दुबे जी वो बोल रहे थे। मैं हमेशा एक मौका पक्ष को देता हूँ। अभय दुबे जी ने बोला, नहीं बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल। विपक्ष तो देखने के लिए बात है ना, कि भाई इंडिया के साथ कौन खड़ा है, इंडिया के विरुद्ध में कौन खड़ा है, ये तो दिख रहा है। जो मुजाहिदीन से कंपेयर करते हैं वो इंडिया के साथ हो गए आपके लिए, जो बोलते हैं कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुयायी है वो आपके साथ हो गए। भैया भाजपा अंग्रेजों की अनुयायी है, ये भाजपा ने हमेशा से सिद्ध किया है। डिवाइड एंड रूल उनके साथ, माफीनामा उनके साथ, उनके खिलाफ लड़ना नहीं, उनके खिलाफ कभी उतरना नहीं। देश का बंटवारा जब हो रहा था, ना तो बंटवारा के साथ दिया, ना बंटवारा के खिलाफ काम किया। 90% तो बंटवारा के सपोर्ट में काम किया कि भैया नहीं बंटवारा होने दो। ये है भाजपा। आज पूरा देश को तोड़ना चाहती है, भाषा में तोड़ दो, जाति में तोड़ दो, धर्म में तोड़ दो, प्रांत के विचार से तोड़ दो, तोड़ते रहो। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो भाई दूरदर्शिता लगी उस भारत जोड़ो यात्रा के नाम से भी, कि भाई उन्होंने भारत जोड़ो का नाम लिया, क्योंकि ये लोग तो तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। यही तो थे। आज जब हमारे लौह पुरुष थे, जब नेहरू जी थे, बहुत परिश्रम किया था उन लोगों ने, और हमारे देश के भिन्न राज्यों को एक साथ जोड़ा था। ये तो जोड़े हुए राज्यों को तोड़ रहे हैं। अब इनसे बात हम करेंगे। मैं तो बोला कि भैया मोदी जी को बोलिए कर लेके लीड करने के लिए, लेकिन इनको शर्म आ रही है कि नहीं मोदी लीड करेंगे तो भाई हमारा बेइज्जती हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऑपोजिशन क्यों बोलेगा मोदी जी को क्या करना है? तो ऑपोजिशन बोलता है कि मोदी जी आए पार्लियामेंट में जवाब दें, कुछ तो बोले। अरे कुछ तो बोले। 36 सेकंड का इंटरव्यू होता है, इनके सारे नेता जाग जाते हैं। अरे भाई किसको छुपा रहे हैं? जब अदानी की बात होती है तो एक अकेला सब पर भारी। अरे कौन सा भारी भाई? अदानी भारी है, देश में महंगाई भारी है, बेरोजगारी भारी है, देश में लोग आत्मदाह कर रहे हैं भारी है, महिलाओं की सुरक्षा भारी है, मणिपुर चल रहा है भारी है। क्या भारी छोड़ा है आपने? एक अकेले ने पूरे देश को आंख में जला दिया है। एक अकेले ने पूरे देश में त्रासदी मचा दी है। एक अकेले ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। एक अकेले ने पूरे देश में गंगा जमुना सरस्वती हर में लाशों का अंबार बिछा दिया। एक अकेला सब पर भारी। क्या बात है? 58 रुपए का डॉलर 85 हो जाता है, भारी है। 56 लाख करोड़ की जो हमारी कर्ज थी आज वो 163 लाख करोड़ हो गई, भारी है। भ्रष्टाचारी आप हैं, भारी है। आप चंदाखोर हैं, भारी है। पूरे देश के जनता के चंदा को खोरी करके आप लोगों को बैठा रखा है सब जगह। यह है आपकी उपलब्धि। यह है आपकी उपलब्धि कि भाई जहां वो जाए फूल बरसे। कहां से? हेलीकॉप्टर से। अरे दिव्य है।
कौन सा दिव्य काम किया है? जीएसटी में ताली मारते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं कि सब सोचते थे कि कहां जन्म ले लिया है, इस भारत में कैसे जन्म ले लिया, कोसते थे। ये है वो हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, नोटबंदी करते हैं तो बोलते घर में शादी है, सब एक साथ पैसे नहीं है, ठेंगे दिखाते थे, सब एक साथ गिना देंगे। 2014 से यही चल रहा है, यही गिनाते हैं आप लोग। नहीं, 2016 में नोटबंदी हुआ था, 14 में नहीं। 2014 से इसी तरह का नैरेटिव बनाते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आता। 9 साल हो गए, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। मानव जायसवाल जी, ये जितना आप कह रहे हैं सब रिपीट कर रहे हैं। बहुत है, लाइन्स है, फेरिस्ट है। अभी देखिए सबसे बड़ी चोरी इन्होंने क्या करी है देश से। हमारा चंद्रयान हो रहा है, लेकिन जाके अमेरिका में दे रहे हैं ड्रोन, और ड्रोन बोलता है कि नहीं हमको पता नहीं कि कौन सा ड्रोन देना है। ये चोरी नहीं तो क्या है? सुनिए, मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और जब वो जाने लगेंगे ना, आप लोग ही उनसे नारा भी मोदी जी का निकाल के ला रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। आज आप प्रश्न पूछ नहीं सकते, नया करिए। नया तो किया, पहला नया इंडिया, दूसरा नया बंगाल भी हारे, कर्नाटका भी हारे, तो हिमाचल भी हारे, देवभूमि भी हार गए। अरे इतनी मनुष्यत छा गई है इन लोगों के सरकार में कि पूरे 14 से लेकर अभी तक पूरे देश में मानव जी ने आज इतनी बड़ी बात कही कि 2024 में जाने के लिए तैयार है। मानव जी जवाब ले लेते हैं, जाने के लिए तैयार है के शर्मा जी? नहीं, मैं थोड़ा सा मानव जी की एक चीज बता दूं। मैंने अभी कहा, हम पे तो आरोप है ना दीपक जी, कि ये आरोप लगाते हैं झूठा कि इन्होंने इनका अंग्रेजों का साथ दिया, ये दिया। मैंने तो उदाहरण सहित बताया कि इनके जो जनक हैं, ये बनी कैसे नेशनल इंडियन कांग्रेस? इनको तो बनाने वाले अंग्रेज हैं। ये डिनाई करते तो मैं मान जाऊं। और ममता बनर्जी जो है उसी कांग्रेस की बेटी है ना, उसी कांग्रेस की गोद से निकली है ना तृणमूल कांग्रेस, तो ये भी तो अंग्रेजों के ही जनक हैं। तो इनकी तो नीतियां और सोच जो है वो तो अंग्रेजी सोच है। और अभी ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे, इसमें बांट दिया, उसमें बांट दिया, उसमें बांट दिया। अरे जनाब, थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर इस देश को बांटा नेहरू ने, क्षेत्र के आधार पर इसमें नामकरण किया इस देश का तो नेहरू ने किया। क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे इस देश को बांटा। और इसने जिसने भारत का विभाजन किया, वो विभाजन की शर्त स्वीकारने वाले कौन थे? भारत की विभाजन का शर्त स्वीकारने वाले यही कांग्रेसी थे। और जो कि पहले स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार किंगडम का जो है उसके नाम से नेहरू जी ने शपथ लिया था यहां पर। आप तो उनकी चापलूसी करते करते मर गए, उसके आधार पर आपने सत्ता ली। आप यहां आज ज्ञान दे रहे भारत की राष्ट्रीयता का और स्वतंत्रता का। थोड़ा गिरेबान में झांकिए, और वही खून आपके भी तृणमूल कांग्रेस में बह रहा है। अभी इन्होंने उसके बाद बताया राहुल गांधी जी ने बड़ा काम किया, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अरे भाई, भारत जोड़ने निकले थे और सारे जो है उसमें सामान तो भारत तोड़ने के ही थे। जितने लोग उसमें चल रहे थे वो जब एक से एक, ठीक है, जाने माने कोई किसी विदेशी षड्यंत्रकारी का एजेंट उसमें चल रहा था, कोई भारत तोड़ो के नारा लगाने वाला व्यक्ति बगल में चल रहा था। तो यही लेके चल रहे थे ना वो, इन्हीं लोगों को साथ लेके। और दीपक जी, मुझे तो आज एक बात करते करते एक बात ध्यान आ गई। आप भी उस दिन सुने होंगे जब लाल किले में वो पहुंचे थे, लाल किले में भाषण देने, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतना दिन घूमा, मुझे कहीं नफरत दिखाई नहीं पड़ी। और फिर उन्होंने वहां भाषण में 5 मिनट तक क्या सुनाया कि जेब कतरे कैसे जेब काटते हैं। तो मुझे लगा कि 2500 किलोमीटर चलने के बाद उनको ज्ञान आया कि जेब कतरे जो है कैसे जेब काटते हैं, रास्ते में यही सीख के आए वो। ठीक है, मैं यही भाषण दिया। अफसोस मेरे पास के शर्मा जी, आज के लिए वक्त इतना ही है। उम्मीद करता हूं आप सबको पर्याप्त मौका मिला होगा, पर्याप्त टाइम मिला होगा, लेकिन